नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर से। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का कल दूसरा दिन है और कल सदन में अनुपूरक बजट रखा जाएगा। 4500 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश होने की संभावना है, जिसको लेकर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने राज्य सरकार के अनुपूरक बजट पर निशाना साधते हुए ये कहा कि राज्य सरकार मूल बजट का पैसा खर्च नहीं कर पा रही है। हाल ये है कि राज्य के ठेकेदारों को भी निर्माण राशि का पैसा नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से विकास कार्य ठप है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शीतकालीन सत्र को लेकर झारखंड विधानसभा की शीतकालीन सत्र का कल दूसरा दिन रहने वाला है और कल सदन में अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। 4500 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश होने की संभावना है। सबसे बड़ी बात है कि खजाना खाली होने का रोना क्यों रो रहे हैं? इसलिए रो रहे हैं कि ये केंद्र से मिलने वाली जो राशि है उसका उपभोग नहीं कर पाते, उपयोग नहीं कर पाते हैं, और करते भी हैं तो उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र देते नहीं हैं, जिसके कारण केंद्र की राशि मिलती नहीं है। उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूँ, जैसे नगर विकास विभाग, चूँकि नगर निकायों के चुनाव झारखंड के अंदर हुए नहीं, 2-2.5 साल से लटका हुआ है, तो जिसके कारण नगर विकास के लिए जो केंद्र की राशि मिलती है वो राशि नहीं मिल रही है। अब इसी के लिए शहरी क्षेत्र में काम धाम पूरा ठप पड़ा हुआ है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि फिर किस मुंह से अनुपूरक लाने का काम कर रहे हैं। अनुपूरक बजट को लेकर बीजेपी के उठाए सवाल को लेकर कांग्रेस ने जवाब दिया और ये कहा कि बीजेपी के शासन में भी अनुपूरक बजट आता रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। वर्ष का 9 माह बीत चुके हैं और कल सरकार के वित्त मंत्री अनुपूरक बजट पेश करने जा रहे हैं। अनुपूरक बजट में उन चीजों का प्रावधान होता है जो मूल बजट से छूट गए होते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में अनुपूरक बजट नहीं आते थे, ऐसी बात नहीं है। मैं सरकार की आवश्यकता के अनुरूप अनुपूरक बजट लिए जाते हैं और उन चीजों का प्रावधान किया जाता है जो मूल बजट में छूट गए होते हैं। इसीलिए आवश्यक है सरकार को विकास कार्यों में गति देने के लिए कि वे अनुपूरक बजट लेकर के आए। रांची से बड़ी खबर, एनडीए विधायक दल की बैठक। देखिए, बीजेपी कार्यालय में शाम 7 बजे होगी बैठक। इस बैठक में देखिए विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर विपक्ष की ओर से उठाए जाने वाले मुद्दों पर विशेष सबसे चर्चा होगी विशेष तौर पर। और बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि राज्य में मुद्दों की कमी नहीं है, खासकर अवैध माइनिंग और उसमें लूट का मुद्दा जो है वो बीजेपी पहले से उठाती रही है। वहीं करप्शन और मैया सम्मान योजना के लाभुकों को समय पर राशि नहीं मिलने का मुद्दा भी उठाया जाएगा। ये बड़ी खबर रांची से आप तक पहुंचा रहे हैं। एनडीए विधायक दल की बैठक बीजेपी कार्यालय में शाम 7 बजे बैठक होगी। के मुद्दे हैं कि उसके लिए सत्र का ये दिन ही कम पड़ जा रहा है और सत्र सरकार जानबूझकर कम रखती है ताकि मुद्दे उठे नहीं, और सरकार भी जवाब देने में कोताही करती है, जवाब नहीं देती है। रांची से बड़ी खबर, 8 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक होने वाली है। देखिए, सीएम हेमंत की अध्यक्षता में बैठक होगी। अनुपूरक बजट पेश होने के बाद ये बैठक होने वाली है और बैठक में कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। तो आपको बताते चलें कि पेसा कानून पर फैसला लिया जा सकता है। कई विभाग के प्रस्ताव पर मुहर लगने की संभावना है। ये बड़ी खबर इस वक्त रांची से मिल रही है। 8 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक होने वाली है। सीएम हेमंत इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। अनुपूरक बजट पेश होने के बाद ये बैठक होगी जिसमें कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। पेसा कानून पर बात हो सकती है, पेसा कानून पर फैसला लिया जा सकता है। कई विभाग के प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है। देखिए, आपको बताते हैं ये कि पेसा कानून का क्या उद्देश्य है। देखिए, पंचायतों से संबंधित प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करना इसका उद्देश्य है। जनजातीय आबादी के बड़े हिस्से को यहां पर स्वशासन प्रदान करना है। सहभागी लोकतंत्र के साथ ग्राम शासन स्थापित करना भी इसका एक उद्देश्य है। ग्राम सभा को सभी गतिविधियों का केंद्र बनाना भी इसका उद्देश्य है। इसके अलावा पारंपरिक प्रथाओं के अनुरूप उपयुक्त प्रशासनिक ढांचा विकसित करना है। जनजातीय समुदायों की परंपरा और रीति रिवाजों की रक्षा और संरक्षण करना भी यहाँ पर एक उद्देश्य है। जनजातीय आवश्यकताओं के अनुरूप देखिए पंचायतों को सशक्त बनाना भी यहाँ एक उद्देश्य है और ग्राम सभा की पंचायतों की शक्तियों
और अधिकारों को दरअसल यहां पर ग्रहण करने से रोकना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। अब देखिए, पेसा अधिनियम 1996 के महत्व को भी जान लीजिए। तो जनजातीय समुदायों का सशक्तिकरण, जनजातीय संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण करना है, भूमि अधिकार और हस्तांतरण की रोकथाम, समावेशी और सहभागी शासन, विकेंद्रीकृत निर्णय प्रक्रिया है, पारंपरिक संस्थाओं को कानूनी मान्यता देना, ऐतिहासिक अन्यायों का समाधान करना, सतत विकास, आदिवासियों के लिए लाभ सुनिश्चित करना भी इसका उद्देश्य है। खबर धनबाद से मिल रही है, जहां पर देखिए केंदुआडी क्षेत्र में जहरीली गैस रिसाव की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए डीसी आदित्य रंजन की अध्यक्षता उच्च स्तरीय दरअसल यहां पर बैठक हुई है उनकी अध्यक्षता में, और इस बैठक में बीसीसीएल, सीएमडी और तकनीकी विशेषज्ञों की टीम इस दौरान शामिल थी। इसमें गैस रिसाव के कारणों, रोकथाम, राहत और बचाव की वर्तमान स्थिति और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। कोल इंडिया के तकनीकी निदेशक की अगर माने तो इस क्षेत्र में जहरीले गैस का प्रकोप लगातार बढ़ता जाएगा। इसका एकमात्र समाधान लोगों का विस्थापन है। बता दें आपको कि जहरीले गैस के चलते अब तक 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है, कई बार लोग बीमार हो जाते हैं और बीसीसीएल के खिलाफ लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। पहला तो सबसे पहले तो निष्कर्ष ये है कि लोगों को जितनी जल्दी हो सके वहाँ से हटना होगा, ताकि उस जगह को समहाउ किसी भी हालत से ये किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके, उनकी जान और माल को प्रोटेक्ट किया जा सके, पहला चीज़। दूसरी बात, हमारे जो बीसीसीएल प्रशासन है, दे आर डूइंग देयर बेस्ट कि कैसे लोगों को वहाँ से हटा के कोई ठीक एक ये दिया जाए, एक शेल्टर दिया जाए, ताकि लोग आराम से अपना आगे का ज़िंदगी काट सकें। तरह की घटना सबके लिए बहुत दुखदाई है और उसमें किसी प्रकार की लापरवाही किसी भी क्षेत्र से होगी तो न केवल इस घटना के संदर्भ में, पूरे बीसीसीएल के संदर्भ में मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर हमने 4 सब्सिडी में काम किया है, तो कुछ अंतर है, तो उचित कार्रवाई हर समय की जाएगी। बैठक में मूल रूप से यही आया है कि हम लोग कैंप लगा के लोगों से उनकी ग्रीवांसेस को सुने और शिफ्ट करने को लेके उनकी जो भी मांगे वो जितना हो सके नियम तहत वो हम लोग पूरा करें। आज उसी कड़ी में बेलगड़िया, कर्मठान, ये सब उनको विजिट भी कराया गया है और विजिट के बाद अब लोगों का क्या रुख रहता है वो हम लोग समझेंगे और 1-2 दिन में ही वहाँ पर कैंप लगाकर लोगों के जो लीगल राइट्स हैं उनको सुनेंगे, जो उनकी महत्वाकांक्षाएँ हैं, जो उनकी नीड्स है उसको सुनेंगे और उसके अनुसार आगे निर्णय लेंगे। वहीं केंदुआडी क्षेत्र का मुआयना करने एनडीआरएफ की टीम पहुंची। केंदुआडी थाना में कैंप कर रही है और देखिए टीम में 32 लोग हैं। गैस की मात्रा का डेटा भी कलेक्ट करेगी। बताते चलें आपको, सिम्फर, डीजीएमएस और वहीं सीएमपी, डीआईएल और बीसीसीएल की रेस्क्यू टीम लगातार जांच कर रही है। गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा की भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। जहां भी गैस रिसाव होते हुए पाया जा रहा है वहां पर मार्किंग की जा रही है। ये गैस जो निकली है उसके बचाव के लिए हम लोग आगे ना बढ़े, चूना छिड़कवा रहे हैं जहाँ गैस मिलता है वहाँ, और जहाँ संभावित सोर्स है वहाँ हम लोग मिट्टी भरवा रहे हैं ताकि वो निकलने का मात्रा कम हो जाए। एक जगह बहुत ज़्यादा है और 2 जगह थोड़ी इंटेंसिटी कम है, लेकिन सेफ लेवल से ऊपर ही बोला जा सकता है। हम लोग वैज्ञानिक जो भी इंस्टीट्यूशंस है, विभाग है, सबको बुलाए हैं और जो भी अधिकारी लोग हैं, जैसे कि जिला प्रशासन, जैसे कि एनडीआरएफ, जैसे कि हमारे सीएमपीडीआईएल, हमारे बीसीसीएल के वरिष्ठ अधिकारी, सभी का करीब करीब निरीक्षण हो रहा है या होते चल रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम आज यहाँ पहुँच गई है। कुछ देर में एनडीआरएफ टीम का भी सलाह हम लोग लेंगे। हम लोग ये कोशिश में हैं कि इसकी कारण पता करें। देखिए, स्थिति समान रूप से अगर देखा जाए तो सामान्य अभी हुआ नहीं, स्थिति अभी भी भयावह है और हमको नहीं लग रहा कि बीसीसीएल इस पर कुछ कर रहा है। आपका आंखों देखा हाल है, 3 दिन 4 दिन बीत गया, 5 दिन सिर्फ टेक्नोलॉजी के नाम पर 10 गो कंपनी को, टेक्नीशियन को बुलाया जाता है, पर काम जीरो, धरातल पर काम जीरो। और हमको लगता है ये मजबूर होकर जब जनता सड़क पर उतरेगी तभी प्रशासन का नींद खुलेगा, प्रबंधन का नींद खुलेगा।
और देखिए इस वक्त की एक बड़ी खबर मिल रही है रांची से। आय से अधिक संपत्ति का ये मामला है। इस मामले में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। झारखंड एसीबी की टीम की दबिश। आईएएस विनय चौबे के घर पहुंची एसीबी की टीम। कड़ी सुरक्षा में पूछताछ और जांच कर रही है टीम। विनय चौबे की पत्नी से भी टीम पूछताछ कर रही है। बताया यह जा रहा है पहले भी स्वप्ना संचिता से पूछताछ हो चुकी है। अब आपको बताते चलें कि आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा हुआ यह मामला है। आईएएस विनय चौबे के घर पर एसीबी की एक बड़ी टीम पहुंची है। आईएएस विनय चौबे की पत्नी स्वप्ना संचिता से कई मामलों में पूछताछ हुई और इसे लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए। किसी को भी घर के गेट तक जाने की इजाजत नहीं है। जैप के जवानों को भी सुरक्षा के लिहाज से मौके पर तैनात किया गया है। तो आय से अधिक संपत्ति का यह मामला, इस मामले को लेकर विनय चौबे के परिजनों और रिश्तेदारों से लगातार पूछताछ हो रही है और इसी फहरिस्त में आज एसीबी की टीम विनय चौबे के घर पहुंचकर उनकी पत्नी से पूछताछ कर रही है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। चौबे की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही है। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं विनय चौबे के आवास पर इस वक्त एसीबी की टीम पहुंची हुई है और यहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहां पर जो रेड है वो कंडक्ट की जा रही है। जो पूछताछ का सिलसिला है वो शुरू किया गया है। कई अहम दस्तावेजों के साथ जो एसीबी की टीम है वो यहां पर पहुंची है और इस वक्त विनय चौबे की पत्नी से जो पूछताछ है वो की जा रही है। उनके घर पर ही ये पूछताछ जो है वो हो रही है। बता दें कि विनय चौबे शराब घोटाले मामले में सबसे पहले अरेस्ट हुए थे। उसके बाद उन पर हजारीबाग से जुड़े जमीन की अवैध कब्जे को लेकर भी जो केस है वो दर्ज किया गया। उसके बाद आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर भी एसीबी की टीम अब जांच कर रही है और इसी सिलसिले में उनके परिजनों से और रिश्तेदारों से लगातार पूछताछ का सिलसिला जारी है। और आज भी देख सकते हैं एक बड़ी टीम जो है वो विनय चौबे के आवास पर पहुंची है और इस वक्त उनकी पत्नी से जो पूछताछ है वो की जा रही है। वहीं पर कई दस्तावेजों को भी दिखाया जा रहा है। तो इसके साथ ही जो सर्च है वो भी घर के अंदर इस वक्त टीम के द्वारा की जा रही है। देखना होगा कि इस पूरी पूछताछ के बाद क्या कुछ चीजें जो हैं वो छनकर सामने आती है। लेकिन जिस तरह से ये यहाँ पर अधिकारी पहुंचे हैं, जिस तरह से एक बड़ी टीम आई है, उससे ये जरूर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है या फिर इस मामले में कोई नया मोड़ जो है वो देखने को मिल सकता है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। कोडरमा के चंदवारा थाना क्षेत्र की बाबा इलेक्ट्रॉनिक्स में भीषण आग लग गई, जिसमें दुकान में रखा लाखों का कीमती सामान जलकर राख हो गया। दुकान संचालक को सुबह करीब 4 बजे दुकान में आग लगने की सूचना मिली। धुआं उठता देख स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पूरी कोशिश की आग पर, उसके बाद काबू पाया जा सका। हालांकि तब तक दुकान में मौजूद सभी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण जलकर नष्ट हो चुके थे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। लाखों का सामान यहां पर जलकर खाक हो चुका है। कोडरमा का ये मामला है। जब स्थानीय लोगों ने यहां पर धुआं निकलता हुआ देखा तो यहां पर आग बुझाने की उन्होंने कोशिश की। दुकान संचालक को लाखों का नुकसान हुआ है। मेरा और यहाँ पे बताया जा रहा है, ग्रामीणों ने बताया कि 3 बजे आग लगा हुआ है दुकान में और यहाँ से अपना कैप्चर में लेते लेते 4 बज गया। और जहाँ तक हमें जानकारी है कि यहाँ आग किसी के द्वारा लगाया गया है। तो आपको किसी पर शक? हाँ, हमें एक लड़का पर शक है। अच्छा ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे थे जिस टाइम आग लगा हुआ था? हम नहीं थे, हम इस टाइम बाहर में थे। तो आप कब आए थे? हम यहाँ पे 5 बजे सुबह पहुँचे हैं घर। आए तो क्या देखा? मैं देखा मेरा दुकान का सारा सामान जल के राख हो गया है। टीएमसी के निलंबित विधायक ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद की आधारशिला रखी गई, जिसके बाद झारखंड में भी विवाद गहरा गया। इस मामले पर बीजेपी सांसद ढुलू महतो ने बयान देते हुए इसे विनाशकाली विपरीत बुद्धि बताया। ढुलू महतो ने कहा कि देश रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ को बर्दाश्त नहीं करेगा। विनाशकाली विपरीत बुद्धि, उसका विपरीत दिशा में उसका दिमाग जा रहा है, विपरीत दिशा में उसका काम हो रहा है। इसलिए एक हिंदू महिला और ब्राह्मण महिला होकर इस तरह का स्टेटमेंट दे रहा है, उसका विनाश तय है। इसलिए उसका आने वाला 2026 में जो चुनाव होने वाला है बंगाल में, उसका सफाया तय है, उसका विनाश तय है। और जितने रोहिंग्या मुसलमान है, जितने बाहरी मुसलमान है, हर हाल में इस देश से भागना पड़ेगा। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और देश के 140 करोड़ जनता उसके लिए भगाने के लिए तैयार है। खबर लोहरदगा से, जहां पर जिले के किस्को प्रखंड में देखिए सौर ऊर्जा संचालित मिनी सोलर पावर प्लांट का विदेशी टीम ने निरीक्षण किया और नीदरलैंड की संयुक्त
यहाँ पर 14 सदस्यीय टीम ने प्लांट का जायजा लिया है। प्लांट की तकनीकी संरचना को बारीकी से देखा और समझने की कोशिश की ताकि अपने देश में भी इसी मॉडल पर मिनी सोलर प्लांट स्थापित किया जा सके। टीम ने कहा कि किस्को का मॉडल ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी बिजली आपूर्ति, प्रदूषण में कमी और ग्रीन हाउस गैसों को हटाने में बेहद ही प्रभावशाली है, जिसे अपने देश में लागू करने से लाखों लोगों को फायदा होगा। निरीक्षण के बाद टीम के सदस्यों ने उपभोक्ताओं से बातचीत करके उनके अनुभव सुने। वहीं अधिकारियों ने बताया कि प्लांट के माध्यम से किस्को के 110 घरों और दुकानों को बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। बैकअप सिस्टम के रूप में बैटरी और जनरेटर लगाया गया है, जिससे उपभोक्ताओं को निरंतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। तो इसमें गवर्नमेंट के लोग हैं और एक और संस्था है जो यूरोप की संस्था है, तो वहाँ से आए ये लोग। यहाँ पे माइक्रो ग्रिड के यहाँ पे जो अभी गुमला में है और अभी यहाँ पे खिस्को में जो है, तो वो उसमें से क्या क्या सीखने के लिए आए हैं कि कैसे ये हम लोग इंडिया में चला रहे हैं, कौन चलाता है, इसमें कितने पैसे लगते हैं और कम्युनिटी को कैसे बेनिफिट हो रहा है, कम्युनिटी कैसे इन्वॉल्व हो रहा है इसमें, इस सारी चीज़ों को समझने के लिए ये लोग यहाँ पे आए हैं। It's amazing. We are coming from Mozambique. In Mozambique, we want to have this kind of we want to develop this kind of technology in Mozambique, and it's very nice to understand how it's happening here in India, how the communities are benefiting from this project, how the private sector has implemented, what are the challenges that you are facing. So it's really nice. We go back to our countries very inspired and very happy. गिरिडीह से बड़ी खबर मिल रही है। दो पक्षों में मारपीट हो गई है। जमीन विवाद ये बताया जा रहा है। दो पक्षों में मारपीट और एक पक्ष से महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया। एक युवक को पकड़कर जमकर पीट दिया महिलाओं ने। ये मामला बढ़ता देख युवक मौके से फरार हो गया। पचम्बा थाना के बोड़ो जगपतारी की यह घटना है। दोनों पक्ष ने थाने में आवेदन दिया है। गिरिडीह से बड़ी खबर, दो पक्षों में मारपीट। जमीन विवाद में दो पक्षों में मारपीट हुई है। इसमें देखिए वीडियो में महिलाओं ने भी यहाँ पर मोर्चा खोल रखा है। ये युवक को पकड़कर इन्होंने जमकर पीट दिया। अब मामला बढ़ चुका है। युवक मौके से फरार हो गया है। पचम्बा थाना के बोड़ो जगपतारी की घटना है। दोनों पक्ष ने थाने में आवेदन भी दिया है। राज्य में न्यायिक वादों को तेजी से निपटाने के लिए देखिए रांची के डोरंडा स्थित न्याय सदन में झालसा ने 40 आवर्स हाइब्रिड मोड मीडिएशन ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया है और कार्यक्रम में झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस और झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद मौजूद रहे। झालसा की मेंबर सेक्रेटरी कुमारी रंजना अस्थाना सहित कई जुडिशियल ऑफिसर्स ने ट्रेनिंग में भाग लिया। मध्यस्थता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसलिए है कि लोग को समझ में आए कि मीडिएशन का कंसेप्ट क्या है, मीडिएशन को कैसे हैंडल करना है, जिससे कि लोग का ट्रस्ट मीडिएशन में बढ़े और मीडिएशन में पार्टिसिपेट करके मीडिएशन को सक्सेस करें और लिटिगेशन में जाने से बचे। इसी के लिए ट्रेनिंग किया गया है। जुडिशियल ऑफिसर्स को प्रैक्टिकल वे में कैसे मीडिएशन किया जाएगा, जो हमारे जो दो ट्रेनर्स हैं राय साहब और पांडे जी, उनके द्वारा ये बताया जाएगा और जिससे कि वो जब फिर कोर्ट में काम करेंगे तो मीडिएशन के जो कॉन्सेप्ट होंगे उनके माइंड में अगर रहेंगे तो किसी भी डिस्प्यूट के रिजोल्यूशन के लिए एडजुडिकेशन, जैसा कि लॉर्डशिप ने कहा कि एडजुडिकेशन लास्ट रिजोर्ट होना चाहिए और उसके पहले अगर एमिकबली पार्टीज के बीच में सेटलमेंट हो जाता है तो उस डिस्प्यूट का फॉर एवर सेटलमेंट हो जाता है, उसका कोई अपील का चांस नहीं होता है। अभिनेत्री